शाह आलम मार्केट वो जगह है जहाँ पर आपको कॉस्मेटिक की हर तरह का मटेरियल मिल जाएगा। सस्ता भी मिलेगा, महंगा भी मिलेगा, ओरिजिनल भी मिलेगा और उसकी कॉपी भी मिलेगी। और ख़वातीन की बड़ी तादाद आपको यहाँ पर कॉस्मेटिक की जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पर ज़्यादातर दिखाई देंगी। अच्छा, ज़्यादातर चूँकि ये वाइटनिंग क्रीम के लिए आती हैं और यहाँ पर किस किस्म का मटीरियल मौजूद है, लोकल है या पाकिस्तानी है, या अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेड भी यहाँ पर या उसकी कॉपी भी मौजूद होती है, और जो ख़वातीन यहाँ पर आती हैं उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है। इस वक्त हमारे पास दुकानदार ही मौजूद है, उन्हीं से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कि उनके पास वाइटनिंग यानी रंग गोरा करने वाली कितनी क्रीमें मौजूद हैं, इसमें लोकल कितनी है और इम्पोर्टेड कितनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी दुकान हमने देखी आधे से ज़्यादा तो रंग गोरा करने वाली क्रीमों से भरी हुई है और सीरम भी मौजूद है, तो बताएं कि सब पाकिस्तानी है कि कुछ बाहर से भी है? मोस्टली पाकिस्तानी वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं जो कि ज़्यादा चलती हैं। हमारे पास जो लेडीज़ आती है ना, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है कि हमें 7 दिन में गोरा होना है, किसी की शादी है, किसी का मंगनी है, ऐसा होता है, तो उस लिहाज से पाकिस्तानी क्रीम उनको ज़्यादा सूट करती है। पाकिस्तानी क्रीम का रिज़ल्ट भी नो डाउट बहुत अच्छा है, इधर के वेदर के मुताबिक है, तो इसलिए पाकिस्तानी क्रीम्स यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी प्राइस मुनासिब होती है, ख़वातीन की रेंज में होती है और 70 to 80% आप समझते हैं कि क्रीम और सीरम वगैरह लेने आती हैं? जी, 70 to 80% वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ पे क्रीम्स के अलावा स्किन पॉलिश, ब्लीच, रंग गोरा करने की जितनी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो समझ लें कि पेस्ट्री हैं हमारी ख़वातीन के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तानी कंपनी की ओरिजिनल बिकती हैं। और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो यहाँ पे कॉपी भी बिकती हैं, बहुत से हैं, लेकिन मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे पास प्रोडक्ट्स ओरिजिनल है। इनकी प्राइस कम होती है जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स होती हैं? और अब मुझे बताएं कि लाहौर में तैयार होती हैं या किसी और शहर से भी तैयार होकर आती हैं? जी, कुछ स्पेसिफिक क्रीमें हैं जो लाहौर में भी तैयार होती हैं। इसके अलावा जेहलम है, गुजरात है, गुजरांवाला है, मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा। मुख्तलिफ शहरों में इनकी आउटलेट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इनके मालिकान हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नो डाउट इनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं और मुनासिब रेट में आपको ये यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। जी बिल्कुल, उसके रेट मुनासिब हैं, इसी वजह से ये क्रीमें जो हैं, सीरम जो हैं, यहाँ पर आसानी से दस्तयाब होते हैं। और दूसरा ये कि लाहौर, गुजरांवाला, जेहलम, उकाड़ा, जहाँ भी चले जाएं आपको आसानी से ये पाकिस्तान के अंदर तैयार होने वाली क्रीमें मिल जाती हैं। एक और दुकानदार से भी जान लेते हैं कि इनके पास किस किस्म के प्रोडक्ट्स हैं और ख़वातीन कितनी ज़्यादा उनसे डिमांड करती हैं। आप बताएँ, आपके पास किस किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, लोकल हैं या इम्पोर्टेड हैं? हमारे पास दोनों हैं। डिमांड ख़वातीन लोकल करती हैं या इम्पोर्टेड करती हैं? असल में वो डिमांड तो वो इम्पोर्टेड ही करती हैं, लेकिन जब वो प्राइस सुनती हैं तो वो फिर कहती हैं हमें लोकल ही दे दें। अच्छा, ये ख़वातीन जो आती हैं सिर्फ मेकअप, मैं तो समझती थी कि सिर्फ मेकअप के लिए शाह आलम मार्केट आती होंगी, कि क्रीमों के लिए ज़्यादा आती हैं, यानी कि रंग गोरा करने वाली क्रीमों के लिए? नहीं, हमारे पास यहाँ पर पार्लर्स कस्टमर है ज़्यादा ना, तो पार्लर से रिलेटेड हमारे पास कस्टमर आता है, यानी कि फेशियल वगैरह, स्किन पॉलिश, इस तरह की चीज़ें लेने आती हैं। आपके पास कभी ख़वातीन ऐसी आई हैं कि इस क्रीम को यूज़ करने के बाद उनका स्किन ख़राब हो गई है या उन्हें कोई मसला हुआ है? नहीं, ऐसी तो कोई भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये क्रीमें इतनी इफेक्टिव होती है कि रंग गोरा हो जाता है? कभी आपने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया? नहीं, हमने नहीं किया, लेकिन ये इनको इस्तेमाल करते रहो तो ठीक रहता है, स्किन सही रहती है। जैसे ही छोड़ोगे तो फिर कलर वैसे ही हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी कि यहाँ शाह आलम मार्केट में इम्पोर्टेड भी है, लोकल भी है और कॉपी भी मिल जाती है, लेकिन ख़वातीन प्राइस को देखते हुए वही ज़्यादातर उनसे डिमांड करती हैं और ख़वातीन जब तक वो क्रीमें इस्तेमाल करती रहती हैं तब तक वो गोरी रहती हैं। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ख़वातीन में हमारे माशरे की जानिब से, सोशल मीडिया की जानिब से, जब वो ख़वातीन को खूबसूरत और रंग गोरा देखती हैं और लोगों की तवज्जो उनकी तरफ ज़्यादा मबजूल होती भी देखती हैं, तो उसकी वजह से उनके अंदर भी ये जहन में आती है बात कि उनका रंग भी गोरा होना चाहिए। यही वजह है कि वो 7 दिन में गोरा होने के लिए ऐसे क्रीमों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अभी तक ऐसे कॉस्मेटिक जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी क्रीमें हैं जो लोकल बनती हैं जिसमें स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा है, उस पर अभी तक कोई लॉ या एक्ट नहीं बना। अगर लॉ और एक्ट बना हो, इसको बनाने वाले, उसको बेचने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, तो शायद ख़वातीन भी इन अद्वियात का, इन क्रीम का और इन सीरम का इस्तेमाल छोड़ दें।
शाला मार्केट में आपने देखा कि जिस तरह से लोकल प्रोडक्ट्स और इसके साथ साथ जो इंपोर्टेड की कॉपीज़ हैं और जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें और सीरम है आसानी से दस्तयाब है, और जो कम कीमत वाली ये जो क्रीमें हैं और इसके साथ सीरम है, ख़वातीन की बड़ी तादाद 70 से 80% वहाँ जाके वो परचेज़ करती हैं। इसके अलावा रंग गोरा करने के लिए ख़वातीन की बड़ी तादाद एस्थेटिक क्लिनिक की तरफ भी जाती है, और एस्थेटिक क्लिनिक में क्या रंग गोरा करने वाली ड्रिप्स मिलती हैं और ड्रिप्स लगाने से क्या वाकई रंग गोरा हो जाता है? इस हवाले से आपको एस्थेटिक क्लिनिक में लेके चलते हैं और डॉक्टर से बात भी करते हैं और जानते भी हैं क्या ये ड्रिप्स इतनी मौसर होती हैं कि रंग गोरा हो जाता है। एस्थेटिक क्लिनिक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और डॉक्टर अरीबा हमारे साथ हैं। वो इस वक्त हाइड्रा फेशियल भी कर रही हैं। डॉक्टर अरीबा से सबसे पहले जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं उनसे हम ये जानते हैं कि उनके पास जो ख़वातीन आती हैं रंग गोरा करने वाली ड्रिप्स के बारे में और बाकी रंग को कैसे गोरा किया जा सकता है वो इनसे क्या पूछती हैं और कितनी ख़वातीन उनके पास आती हैं। अरीबा, आप अभी हाइड्रा फेशियल भी कर रही हैं, तो जब ख़वातीन आती हैं वो आपको कितना, यानी मुझे अगर मैं जानना चाहती हूँ कि डेली की अगर 10 भी आपके पास ऐसी ख़वातीन आती हैं तो उसमें वाइटनिंग ड्रिप वाली जो इससे रंग गोरा होगा वो कितनी डिमांड होती है? उसकी डिमांड आजकल आपको जैसे पता है, थोड़ा लोगों को नॉलेज आ गई है, लोगों को हाउ नो है इन चीज़ों के बारे में, तो अब वो ना लोग ज़्यादातर वाइटनिंग की तरफ नहीं जाते, वो ग्लास स्किन के बारे में जाते हैं कि हमारी स्किन नीट हो, साफ़ हो, कोई पिंपल वगैरह ना हो, कोई पिगमेंटेशन, एक्नी वगैरह ऐसा तो कुछ ना हो। वैसे बहुत सारी आती हैं जो इसके रिलेटेड कंसर्न होती हैं कि हमारा रंग गोरा कैसे होगा, साफ़ कैसे होगा, तो हम उनको तो बेसिकली हम लोग कोई स्टीरॉइड्स वगैरह उसकी तरफ तो एज अ डर्माटोलॉजिस्ट मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स को नहीं भेजती। तो हम उनको बोलते हैं कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, आप सीरम्स वगैरह होते हैं या कोई एस्थेटिक के प्रोसीजर्स होते हैं जिसकी तरफ हम उनको लगाते हैं, जैसे हाइड्रा आ जाता है और डिफरेंट कार्बन लेज़र आ जाती है, माइक्रो नीडलिंग PRP आ जाती है जो आपका स्किन टेक्सचर बेहतर करते हैं, तो उनकी तरफ हम ज़्यादा उनको करते हैं कि आप ये वाले प्रोसीजर्स लें। अच्छा, आप तो एक ज़ाहिर डॉक्टर हैं, आपके पास डिग्री है, लेकिन लाहौर में हमने बहुत से ऐसे डर्माटोलॉजिस्ट देखे हैं जो कि यानी डर्माटोलॉजिस्ट भी नहीं हैं लेकिन वो एस्थेटिक क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, तो उनकी जो मुतासरा उनके पास से जो मुतासरा ख़वातीन आपके पास आती हैं उनकी स्किन की क्या सूरत हाल होती है? ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स होंगे जहाँ पे आपने देखा होगा कि सिर्फ उन्होंने ना वो रखे टेक्नीशियंस रखे हुए हैं, वो प्रॉपर डॉक्टर नहीं है ना, वहाँ पे कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट बैठता है, तो उनको स्किन का इतना ज़्यादा हाव-नो नहीं होता, तो वो क्लाइंट की स्किन को ख़राब करके करके या उनको पिगमेंटेशन आ जाती है और उनको आफ्टर केयर भी नहीं बताते। हम जब एक ट्रीटमेंट करते हैं तो क्लाइंट को बताना पड़ता है कि आपने इसकी आफ्टर केयर करनी है, क्योंकि जब तक आप आफ्टर केयर नहीं करते स्किन की तो उस ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम एशियन है, हमारा सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, अगर हम ऐसे ही बगैर सन ब्लॉक लगाए, बगैर कोई टेक केयर किए बाहर निकल जाएंगे तो पिगमेंटेशन और ज़्यादा हो जाएगी। मलाजमा जैसे PRP के, माइक्रो नीडलिंग के वो होते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, आपकी जो ऊपर वाली स्किन है उसको डेड करते हैं, नीडल्स उसमें डालते हैं ताकि जो सीरम्स वगैरह हैं, आपका प्लाज्मा है, वो इजीली अंदर जाके अपना काम कर सके। तो जब आपकी स्किन इस तरह होती है तो हम क्लाइंट को ये रिकमेंड करते हैं कि ना आपने, जैसे बहुत ज़्यादा फीमेल्स होती हैं कि ना आपने चूल्हे के सामने जाना है, ना आपने सन एक्सपोजर अपना ज़्यादा करना है, और अगर इन केस अगर आपने जाना भी है तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ सन ब्लॉक, अच्छा सन ब्लॉक लगाया हो ताकि आपको जो है ये ट्रीटमेंट आपका काम करे और आपको सही से इसके रिज़ल्ट मिले। अरीबा, ये बताओ कि ये जो ड्रिप्स लगाई जाती हैं रंग गोरा करने वाली, क्या वाकई इससे रंग गोरा होता है या वक्ती तौर पे रंग सफ़ेद हो जाता है? नहीं, बेसिकली हम ग्लूटाथायोन ये हम यूज़ करते हैं। ग्लूटाथायोन का लोगों को बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि ग्लूटाथायोन का साइड इफ़ेक्ट है। ग्लूटाथायोन का साइड इफ़ेक्ट ही वाइटनिंग है। बेसिकली ये आपके मसल्स के लिए अच्छा होता है, आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो वाइटनिंग है, और ये नहीं होता कि एकदम प्लास्टिक सर्जरी हो जाए, मैजिक हो जाए कि बिल्कुल फेरी टेल, ऐसा नहीं होता। सिर्फ 1 या 2 टोन जो है वो आपका कलर लाइट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, चाहे आपने 6 इंजेक्शंस लिए, 8 लिए, 12 लिए। और दूसरा ये कि आपकी स्किन साफ़ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। आप वैसे ख़वातीन को मशवरा देती हैं कि आपने रंग बेहतर करना है तो आप ये वाइटनिंग वाली ड्रिप्स लगा लें, रंग गोरा करने वाली जो ड्रिप्स हैं वो लगवा लें? जो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन से कंसर्न होती है ना कि नहीं हमारी शादी, जैसे आजकल आपको पता है शादी सीज़न चल रहा है, तो बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं, वो कहती हैं कि जी हमारा रंग साफ़ हो, ग्लास स्किन हो, तो उनको हम चलो कहते हैं कि चलें आप कर लें। लेकिन वैसे जो एक नॉर्मल आपको पता है यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, उसको तो मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करती। मैं उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, जैसे आप हाइड्रा ले लें, आपकी स्किन साफ़ हो जाती है। और आपको पता है कि अल्लाह ने वैसे ही हमारी जितनी भी ये चीज़ें बनाई हैं, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारे लिए रखा है। अगर हम उनको खाएँ, अगर हम
उनको अपनी स्किन पे लगाएं तो वैसे ही हमारा रंग साफ़ सुथरा हो जाता है। जैसे एक आलू है, आलू में अल्लाह ने इतने एंजाइम्स वगैरह रखे हैं कि वो आपकी किसी भी स्कार्स को, पिगमेंटेशन वगैरह को ट्रीट कर सकता है। बीटरूट है जो हम अपनी बॉडी की डिटॉक्सीफाई के लिए यूज़ करते हैं, वो इतना अच्छा है, वो आपकी स्किन पे इतना अच्छा रिजल्ट देता है। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप अपनी डाइट अच्छी करें, क्योंकि आपकी स्किन भी आपकी डाइट से रिलेटेड होती है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप एस्थेटिक के जितने मर्जी ट्रीटमेंट करवा लें, आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वो होगा महीना होगा, 2 महीना होगा, फिर वैसे ही आपकी स्किन वैसे ही होने लग जाएगी। तो ये होता है कि आपको अपनी केयर खुद करनी पड़ती है, अपने आप को टाइम देना पड़ता है ताकि आपकी स्किन भी अच्छी लगे। ख़वातीन में रंग गोरा करने का इतना ज़्यादा जुनून हो चुका है कि किसी भी कीमत पर जहाँ से मर्ज़ी उन्हें चाहे सस्ते दामों मिल जाए, उन्होंने वो क्रीम लगा लेनी है। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि ख़वातीन के चेहरों के ऊपर काले रंग के धब्बे पड़ चुके हैं, स्किन के ऊपर इचिंग होती है, इसके अलावा दाने बन जाते हैं और बहुत से मसाइल हैं। गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद हूँ मैं इस वक्त, और इस वक्त हॉस्पिटल की ही ओपीडी में इस वक्त कुछ ख़वातीन जो मुतासरा हैं, हल्की और सस्ती जो घरों में तैयार होती है या किसी पार्लर या सैलून के अंदर जो क्रीमें तैयार होने के बाद उनको दी जाती हैं कि इसके इस्तेमाल से उनका रंग गोरा हो जाएगा। ये खातून इस वक्त मेरे साथ हैं, तहमीना। इन्हीं से तफसील ले लेते हैं कि वो कब से क्रीमें यूज़ कर रही हैं और क्रीम अगर ना लगाएं तो उनके चेहरे पे क्या कुछ हो जाता है। ये उन्हीं से मज़ीद जान लेते हैं। तहमीना, मुझे ये बताएं कि आपके फेस पे पहले तो मुझे सुर्ख रंग के धब्बे से नज़र आ रहे हैं और कोई फेस पे स्वेलिंग भी नज़र आ रही है, तो कौन सी क्रीम यूज़ कर रही थी और अब क्या इसके साथ हो रहा है? वो जो पार्लर से मिलती है ना बनी हुई क्रीम, वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर वो 2-3 हफ्ते में लगा लूँ तो साफ़ हो जाता है, ना लगाऊँ तो फिर ख़राब हो जाता है। आपने कब से इस्तेमाल करनी शुरू की और वो कितने की क्रीम मिलती थी आपको? वो 500 की मिलती है और मुझे 4-5 साल हो गए इस्तेमाल करते। चेहरा कब ख़राब होना शुरू हुआ? उससे पहले आपका चेहरा बिल्कुल साफ था? बिल्कुल साफ था। फिर मुझे छाइयाँ पड़ने लगी थी ना, उस वजह से फिर मुझे किसी ने कहा कि आप वो लगाएं, फिर मैं वो ला के लगाती थी। 500 की क्रीम में आपका रंग कितना गोरा हुआ था ये बताएं, और कितने दिन में आपको लगा कि मेरा रंग इतना साफ़ हो गया? पहले रंग आपका थोड़ा सांवला था? नहीं, पहले मेरा शुरू से ही साफ़ रंग है। अब ये 4-5 साल से ना मुझे छाइयाँ पड़ रही थी, वो मुझे किसी ने मशवरा दिया, फिर वो मैं ला के लगाती थी, साफ़ होने लग पड़ा था। मैं जब छोड़ देती हूँ फिर ख़राब हो जाता है, ऐसे है। अब आपको पछतावा हो रहा है कि 500 के क्रीम से मुझे कितना नुकसान हो गया, मेरा चेहरा जो साफ़ था और अब छाइयों की शक्ल हो गई है? छाइयाँ तो पहले ही थी ना, वही तो मैं बता रही हूँ। तो अब वो मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा इलाज हो जिससे मेरी छाइयाँ और भी बेहतर हो जाएं, मैं क्रीम नहीं लगाऊंगी। आप ख़वातीन जो कि रंग गोरा करने के लिए या रंग साफ़ करने के लिए क्रीमें इस्तेमाल करती हैं हल्की कीमतों की, तो उनको कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं तो कहती हूँ ना लगाएं, मगर ये उनकी मर्ज़ी है लगानी या नहीं लगानी। अब कितना पछतावा हो रहा है आपको? जो हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा। यानी आपको जो लग रहा है कि आपका चेहरा ख़राब हुआ है, आप उस पर मुतमईन हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। तो क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो कहती हूँ ना लगाएं, चाहे रंग सांवला भी है, ये मेरा मशवरा तो यही है कि ना लगाएं। एक और मुतासरा खातून हमारे साथ है जिनका नाम आयशा है। उन्होंने किसके कहने पर ये हल्की मिलावटी और जिसमें स्टीरॉइड ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और बना के उसकी मदद से क्रीम दी जाती है, किसके कहने पर इस्तेमाल की थी? आयशा से ही हम जान लेते हैं। आयशा, आपने क्यों क्रीम का इस्तेमाल किया और किसने आपको मशवरा दिया था? मशवरा तो किसी ने दिया, खुद ही लगाई थी। तो बस अब नहीं मतलब लगाऊंगी ना, और स्याहियाँ वगैरह थी ना, तो अब स्याहियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जब लगा लें छोड़ दें तो फिर वही हाल है, सही मुकम्मल नहीं ख़त्म होती। आपके जहन में आया क्यों था कि मैं ये क्रीम लगाऊं? किसी को लगाते हुए देखा, किसी का रंग देखा, क्या जहन में कोई तो बात, मियाँ ने कहा था क्रीम लगाओ? नहीं, लगाती हैं तो मैं भी देख के ले आई, तो मैंने भी लगा ली। किसी पड़ोसी को लगाते हुए देखा था? हाँ जी, सारे ही लगा रहे हैं, अब तो सारी दुनिया ही लगाती है क्रीम में। अब इतना चेहरा ख़राब हो गया, अगर आप क्रीम नहीं लगाती हो तो आपने क्या लोकल मार्केट से लिया था? क्या पछतावा हो रहा है कि गलती कर ली? गलती हो गई, हाँ जी, पछतावा तो हो रहा है। लोकल मार्केट से आसानी से मिल जाती है, कोई पूछता नहीं है कि आप जब कोई उनको जाके कहा था कि ये वाली दवाई ये वाली क्रीम दे दें या इस कंपनी की क्रीम दे दें, या उसको आपने जा कहा कि मैंने रंग साफ़ करना है तो मुझे क्रीम दे दो? अब पार्लरों पे ज़्यादा बन रही हैं क्रीमें, वही बना रही हैं तो वहीं से ले लेते हैं। 500-600 की आती है एक डिब्बी, तो उससे मतलब को 10-15 दिन महीना निकल जाता है, फिर इस वजह से अब नहीं लगाऊँ। कितने माह से यूज़ कर रही थी? मुझे 3-4 माह पहले की थी यूज़। हाँ जी।
जब तक इस्तेमाल करती रही रंग साफ रहा? साफ रहता है, उस जब छोड़ दें तो फिर वो तो ख़राब हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ हैं डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर कहकशां और गंगाराम में ये काम कर रही हैं। इन्हीं से हम मज़ीद तफसीलात जान भी लेते हैं कि ओपीडी में डेली कितने मरीज़ ऐसे आते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो कि एक लोकल बनी हुई अद्वियात इस्तेमाल करके, क्रीमें वाइटनिंग वाली यूज़ करके और स्किन ख़राब कर लेती हैं। डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि डेली ओपीडी भरी हुई है, अभी हमने ख़ुद भी विज़िट किया, तो इसमें कितने % ऐसी ख़वातीन आ रही हैं जो कि वाइटनिंग क्रीम या इंजेक्शन या ड्रिप्स लगवाने के बाद उनकी ऐसी हालत हो रही है? देखिए, हमारे नॉर्मली जो ओपीडी का टर्नओवर है 400 to 500 पेशेंट्स पर डे का टर्नओवर है। और उसमें से अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक्नी के, छाइयों के, पिंपल्स के, जिनके चेहरे पे कोई सेंसिटिविटी आ जाती है क्रीम्स लगाने की वजह से या डिफरेंट और रिएक्शंस आ जाते हैं, वो तकरीबन 60 to 70 पेशेंट्स हमारे पास डेली के होते हैं। और उनमें से भी अगर मैं कहूँ कि वाइटनिंग क्रीम्स के जो नुकसानात हैं वो एज अ रिस्पॉन्स टू दैट कितने हैं, तो वो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि उनमें से 60 to 70% पेशेंट्स जो होते हैं उन्होंने कोई ना कोई क्रीम किसी ना किसी के कहने पे, कहीं आपने देख ली, कोई सोशल मीडिया पे देख ली, कहीं भी देख ली, तो वो लगाई हुई होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जितने पेशेंट हैं, अभी हमने कुछ मुतासरा ख़वातीन से भी बात की, 500 600 की वो सिर्फ एक डब्बी आती है। अब उन्हें इतने महीने हो चुके हैं कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो नहीं यूज़ करती तो उनकी स्किन और डैमेज हो जाएगी। ऐसे ही है। ऐसे देखिए, होता ये है कि पेशेंट्स ये चीज़ें, देखिए पहले तो समझने की बात ये है कि क्यों ये लोग इस्तेमाल करें ना। अब ये हमारे एक माशरे का आप अलमिया कह लें, एक डायलेमा कह लें कि एक जो गोरी रंगत को जो ब्यूटी का एक स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है कि अगर वाइट कलर है तो इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, इट इज़ अ सिंबल ऑफ स्टेटस। अब अगर आप ये चीज़ मीडिया पे फिर उसको एडिंग फ्यूल ऑन द फायर, मीडिया उस पर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉकर्स, वो इस चीज़ को और ज़्यादा हाइप देते हैं। अब फिर जब वो बच्चियाँ, लड़कियाँ, ख़वातीन देखती हैं तो उनके अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हम भी इनके जैसे लगें। तो जब ये चीज़ होती है तो फिर वो ख़वातीन जो है इस तरह की कोई भी ओवर द काउंटर उनको प्रोडक्ट्स मिलती हैं तो वो उसको यूज़ करना चाहती हैं। अब वो 500 की है, वो 1000 की है या उससे भी महंगी है, उसमें भी कोई वो डिफरेंट रेंजेस हैं। अच्छा, अब वो जहाँ तक जब वो इस्तेमाल करती हैं वक्ती तौर पर, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, स्टेरॉइड्स इनके अंदर डले हुए हैं, इसके अंदर मर्करी होता है कुछ क्रीम्स के अंदर, और कुछ क्रीम्स के अंदर हाइड्रोक्विनोन की एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो कि स्किन को डैमेज करती है। अब उसमें जब ये सब चीज़ें डली हुई हैं तो वो ऑब्वियसली, और उनको शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, तो वो ये क्रीम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी। और जब ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से वक्ती तौर पर उन्हें लगता है कि हमारी स्किन बेहतर हो रही है, लाइटनिंग की तरफ जा रही है, फेयर कॉम्प्लेक्शन की तरफ जा रही है, लेकिन अब होता ये जब वो चीज़ें छोड़ते हैं तो स्किन पे उसके इफेक्ट्स नमूदार होने शुरू हो जाते हैं, उनके जो बुरे असरात हैं। अब उन बुरे असरात को वो करने के लिए वो फिर लगाना शुरू कर देती हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद जब तक हम ये क्रीम लगाते हैं हम ठीक रहते हैं, लेकिन जब हम जूँ ही छोड़ते हैं तो हमारा मसला हो जाता है। लेकिन इसके असल जो बिहाइंड इसमें प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि इसके साथ रिबाउंड फिनोमेना आता है। ठीक है, वक्ती तौर पर उन्होंने सप्रेस कर दिया, जूँ ही अब वो चीज़ छोड़ेंगे चेहरे पर। अब जो साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात कर लें तो बेशुमार हैं। अब देखिए, जो स्टेरॉइड्स डाले होते हैं बेशुमार, उसमें पोटेंट स्टेरॉइड्स डाले होते हैं जिससे चेहरे पे बाल आ जाते हैं। आपने अभी पेशेंट्स भी देखी हैं, कैसे आपने देखा उनकी स्किन रेड हुई हुई है। अब वो रेडनेस क्या है, जब वो धूप में जाती हैं तो उनकी स्किन फिर जलना शुरू हो जाती है, स्किन पतली होती है, उसमें वेज नज़र आना शुरू हो जाती हैं। कुछ ख़वातीन हैं जो कि उनके फिर बाल चेहरे पर नमूदार होने शुरू हो जाते हैं। अब फिर उसका ट्रीटमेंट करवाने, आप देखें ये अब आई हैं हमारे पास इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से आई हैं ना, क्योंकि इन्होंने अब उनको उसका ट्रीटमेंट करवाना है। तो एक तो पैसा भी बर्बाद हो रहा है और स्किन भी ख़राब हो रही है। लेकिन क्योंकि ये एक हाइप है, एक सोशल प्रेशर है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए दे विल कंटिन्यू डूइंग सच थिंग्स। डॉक्टर साहब, अब तो स्टैटिक क्लिनिक भी खुल चुके हैं और देखने में ये आ रहा है कि वो कोई प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है, कोई 1 से 2 महीने कहीं पे बैठ के वो ट्रेनिंग ले लेते हैं, उसके बाद वो मशीन रखते हैं और लोगों का हाइड्रा फेशियल शुरू हो जाता है। इस हवाले से बताएं, ये इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है और इसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं, आपकी ये बात भी बिल्कुल बजाय कि हर गली मोहल्ले में खुले में कोई बंदा, डर्माटोलॉजिस्ट तो बहुत कम है जो कि इस तरह के ऑब्वियसली प्रैक्टिस करेंगे, उनको तो दे हैव द नॉलेज एंड दे हैव द डिग्री टू प्रैक्टिस दैट। इसमें होता ये है कि कोई भी इवन पार्लर वाली हैं वो ये कोर्सेज़ कर लेती हैं, किसी ने कोई आप समझे स्टाफ नर्सेज हैं जो ऑथराइज नहीं हैं वो ये कोर्स कर लेते हैं, कुछ ऐसे हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कुछ और डिफरेंट शोबों के, और कुछ डॉक्टर्स हैं ही नहीं, और कुछ उनका सिर्फ पैरामेडिक से ताल्लुक़ है, तो वो ये कोर्सेज़ 1-1, 2-2, 3-3 महीने के, कोई भी वो सर्टिफिकेट
सर्टिफाइड जगह नहीं है, ऑथराइज जगह नहीं है, वहाँ से कोर्सेज करते हैं और ये सारे प्रोसीजर्स शुरू कर देते हैं। और फिर अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि देखें, एक डॉक्टर है, उसने ये बताना है कि कब किसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, कितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है और कब जाके हमने इसको स्टॉप कर देना है ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए। इस वक्त इसी हवाले से, इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करें वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से। क्या पंजाब के अंदर ऐसा कोई लॉ बना हुआ है, कोई एक्ट ऐसा है कॉस्मेटिक के हवाले से कि ऐसे लोग जो कि उसमें स्टीरॉयड इस्तेमाल करके ख़वातीन के चेहरों को ख़राब कर रहे हैं? इसी से मज़ीद उन्हीं से इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। एक बहुत ही अहम मौजू इस वक्त ज़ेरे गौर है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के रंग को लेकर, और उनके लिए रंग गोरा करने के लिए जो क्रीमें इस्तेमाल हो रही हैं वो उनके चेहरों को ख़राब कर रही हैं। तो पंजाब में ऐसा कोई लॉ है या बना है या बनने जा रहा है? बिस्मिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दो किस्म की डोमेन है। एक डोमेन ये है कि जिसमें रंग गोरा करने वाली आम कॉस्मेटिक क्रीम्स हैं, और एक डोमेन ये होती है कि जिसमें थेरेप्यूटिक गुड्स आती हैं जिनको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और उनके अंदर वो जो मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं। तो जो मेडिकेटेड क्रीम्स हैं वो डायरेक्टली हमारे दायरे इख्तियार में आती हैं और हम उनके ऊपर अगर कहीं कंप्लेन हो कार्रवाई भी करते हैं, उनके सैम्पलिंग भी करते हैं, और जहाँ जहाँ पर कोई हमें वायलेशन नज़र आती है हम उनको प्रोसिक्यूट भी करते हैं। और उसके साथ साथ जो आपने बात की कॉस्मेटिक्स की, तो कॉस्मेटिक्स के लिए मैं समझता हूँ कि अब तक वो चूँकि हमारी ड्रग की डोमेन में नहीं है, तो उस पर फेडरल गवर्नमेंट के पास इस मरतबा जब हमारी जॉइंट मीटिंग हुई और पंजाब की तरफ से मैं अपना डेलीगेशन लेकर स्पेशली गया, तो मैंने जो वज़ीर सेहत हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनके आगे और हेल्थ अथॉरिटीज़ के आगे ये केस रखा कि आपको जो कॉस्मेटिक है इसको डोमेन में लेकर आना चाहिए ताकि ये रेगुलेटेड एक मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री बन जाए। बहुत अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं, बड़ी अच्छी क्रीम्स बनाने वाले लोग भी हैं, लेकिन उनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं कि जो स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं और दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं। ऑल्दो के इस वक्त वो हमारी डोमेन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ जहाँ स्टीरॉइड यूज़ किया गया हमारी ड्रग टीमें जो है उनकी सैम्पलिंग करती हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती हैं, और बहुत सारे लोगों की फैक्ट्रीज़ भी हमने जो है इस सिलसिले में सील की हैं। लेकिन इसको एक बाकायदा कानून साजी की शक्ल देकर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चारों सूबों में अमल दरामद कराने की ज़रूरत है, जिसके लिए मुझसे वादा किया है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, को इसको खुद देख रहे हैं। उन्होंने को टेक्निकल कमेटीज़ भी बुलाई हैं, उन्होंने इन स्टेक होल्डर से भी मुशावरत की है, क्योंकि कोई भी कानून साजी अगर आप स्टेक होल्डर्स के बगैर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसमें नुकसान होने का भी खर्चा है। तो उन्होंने मुकम्मल इस वक्त प्रोसेस उनका मुशावरत का जारी है। अनकरीब फेडरल गवर्नमेंट जो है एक यूनिफॉर्म लॉ के साथ आएगी ताकि चारों सूबों में उस पर यकसा अमल किया जा सके। और जहाँ तक आपने एस्थेटिक क्लिनिक्स की बात की, तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इनको रजिस्टर कर रहा है। दो किस्म के प्रॉब्लम्स एस्थेटिक क्लिनिक पे आते हैं। एक तो देखना यह है कि आया जो डॉक्टर वहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहा है क्या वो वाकई प्रोफेशनल डॉक्टर है, या कोई भी शख्स जो है वो ट्रीटमेंट करना शुरू हो गया है। तो हेल्थ केयर कमीशन इसको बाज़ाब्ता देखता है। और उसके बाद जो दूसरा वहाँ पर मसला है कि जो मटीरियल वहाँ पर यूज़ हो रहा है, आया वो मटीरियल पाकिस्तान में लीगल तरीके से लाया गया है, रजिस्टर्ड है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डॉक्टर्स हैं वो खुद जाते हैं और कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, और कहीं जाते हैं तो वापसी में अपने बैग में सामान भर के ले आते हैं। तो हम उन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करने जा रहे हैं। हमने अभी हालिया जो कबीना मरियम नवाज साहबा ने हेड की, उसमें हमने थेरेपेटिक गुड्स का लफ्ज़ ऐड किया है जो उससे पहले ड्रग एक्ट के अंदर नहीं था, और अब हमने उसको उसके अंदर ऐड कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन की जो टीम्स हैं वो अनकरीब आपको नज़र आएगा कि इन तमाम एस्थेटिक क्लिनिक्स पे अपनी उनको डोमेन में लेकर आता नज़र आएंगी, और इंशाल्लाह ताला उनको रेगुलर करती नज़र आएंगी। हेल्थ केयर कमीशन इसमें लीड ले रहा है, हम उन्हें असिस्ट करेंगे। मेरी लोगों से भी ये अपील है कि जब वो जाते हैं तो कम अज़ कम ये तो चेक किया करें कि जो जिस शख्स के पास वो जा रहे हैं क्या उसके पास कोई हेल्थ केयर कमीशन के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, क्या वो एस्थेटिक क्लिनिक जो है वो प्रॉपर हेल्थ प्रोफेशनल्स चला रहे हैं। जिसके पास वो सर्टिफिकेट ना लगा हो लोग उसके पास जाने से अवॉइड करें। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब का। और ख्वाजा साहब की आपने बात सुनी, वो ख़ुद बता रहे हैं कि लाहौर में ये कारोबार कितना आम हो चुका है। रिहायशी इलाकों के अंदर, घरों के अंदर इस किस्म के प्लांट्स लगाए गए हैं जहाँ पर स्टीरॉइड्स लगाकर क्रीमें बनाई जा रही हैं, वो भी लोकल बनाकर। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि शेखुपुरा, पत्तों की, उकाड़ा, आप इन इलाकों में जाएँ वहाँ पर आपको हर घर के अंदर मेजॉरिटी ये लोग काम करते हुए नज़र आएंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक लॉ की, एक एक्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए फेडरल गवर्नमेंट से इन्होंने अपील भी की है, रिक्वेस्ट भी की है कि इन चीज़ों को कॉस्मेटिक एक्ट की तरफ लाया जाए ताकि जल्द से जल्द इस कारोबार को ना सिर्फ इस पर सख्त एक्शन लिए जाएँ, ख़वातीन को ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन की बीमारियों में मुब्तला होने से बचाया जा सके। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह एक
एसएचओ ने मुबैना तौर पर उसके पास आने वाली एक साइला खातून से ज्यादती की और उसके बाद उसको ज्यादती के बाद किस तरह धमकियां देता रहा और किस तरह ये मामला आला हुकाम की नोटिस पे आया और एफआईआर दर्ज हुई। ये तमाम मामला लगभग 22 अक्टूबर को सामने आया, जब एक जी खान पंजाब के इलाके से आने वाली एक खातून जो तलाक याफ्ता खातून थी, वो अपनी एक बच्ची की हवालगी के मामले पर मेहरान थाने में पुखास पहुंची। वहां पर एसएचओ ने मुबैना तौर पर उनसे ज्यादती की। जब ये मामला सामने आया तो एक हंगामा मच गया। आला हुकाम ने नोटिस लिया, सूबाई वजीर दाखिला और जिया लंजार साहब ने और सूबाई वजीर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया, आला हुकाम से राब्ते किए और उसके बाद एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसको मुअत्तल कर दिया गया। ना सिर्फ एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि एक उसके सहूलतकार एएसआई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया। तमाम मामले पर हमने खातून आलिया खोकर 24 साल जिनको जो पंजाब से यहाँ पहुंची थी अपनी मामले के लिए बच्ची की हवालगी के सिलसिले में, उनका क्या मौक़िफ़ रहा, वो क्या बात की, क्या उन्होंने देखा, क्या भुगता, बल्कि उससे उनसे बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं रिपोर्ट में। हम उसके पास 6 बजे आए थे ईशा के बाद। एक बार हम होकर चले गए हैं, फिर उसने तकरीबन हमको 10 बजे कॉल किए। मैंने अपने मामू को कॉल किए कि वो हमको ना थाने पे बुला रहे हैं। मेरे मामू को उन्होंने ऑफिस में जाने दिया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया क्यों कैमरा लगा हुआ था। किस दिन की बात है ये? परसों की बात है। उससे पहले परसों की बात है। 23 तारीख के दिन की बात कर रही हैं आप? रात की बात कर रही हूँ। जी जी। उसके बाद मुझे उसने बोला कि हम ना बच्ची को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, आप मेरे साथ चलो। एक उसका ड्राइवर था, एक वो खुद था। मैंने उनको बोला ठीक है, मैं आपके साथ चल रही हूँ। जब मैं उनके साथ गई, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, वहाँ पे एक लोहे का गेट लगा हुआ था बड़ा सा। वो उसने ताला खोला, ताला खोल के सीढ़ियों वाला घर था, उसके ऊपर मुझे लेकर गया। वहाँ एक चारपाई पड़ी हुई थी और मुझे बोलता तुम यहाँ बैठ जाओ। फिर बल्ब बंद किए, मुझे धमकियाँ देना शुरू हो गया, अगर आपने मेरे साथ ये काम नहीं किया मैं आपकी बेटी का केस डिसमिस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप सीधी तरह मेरे साथ ये काम करो। तो मैं घबराई हुई थी, मैं डर गई हूँ। मैंने बोला मैं यहाँ नीचे भी कहीं नहीं जा सकती हूँ। तो धमकियाँ देकर उसने मेरे साथ काम किया और उसके बाद जब नीचे उतरा तो गाड़ी वाले को बोलता है तुम यहाँ रुक जाओ, इसको बाद में लेकर चलते हैं। 10-15 मिनट मुझे फिर वहाँ खड़ा रखा कि इसके घर वालों को शक ना हो। जब मैं आई मैं बहुत डरी हुई थी। फिर जब घर पे हम गए हैदर सिटी, वहाँ पे जाके मैंने मामू को बताया कि मेरे साथ ना वहाँ पे ज्यादती हुई है। वो घर पे नहीं गया, वो अपनी जगह पे मुझे लेकर गया था। वो घर इलाका कहाँ, कौन सा था, क्या घर था, करीब था? मुझे मालूम जी थाने के करीब था, मगर मुझे मालूम नहीं है कि वो कौन सा इलाका। नीचे घर था और ऊपर खाली था? नहीं, नीचे भी ऊपर भी घर बने हुए थे और नाम क्या एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था, उसके ऊपर सीढ़ियाँ लगी हुई थी। ऊपर जगह थी, नाम क्या कमरा था एक। तो दोनों जगह नीचे और ऊपर वाली खाली थी? आपको अंदाजा हुआ इस बात का? जी नहीं, मैं नाम क्या मैंने नहीं देखा। ऊपर वाली जगह उसने खुद ताला खोला, उसकी भर्ती टंगी हुई थी, पानी की बोतलें पड़ी हुई थी। और जब मुझे उस वहाँ लेकर गया, नीचे वाले को बोला कि नीचे से ताला लगा दो। उन्होंने ताला लगा दिया। फिर उनको 15-10 मिनट के बाद उसने फ़ोन किया, वो फिर गाड़ी लेकर आ गया। फिर गाड़ी में भी मुझे धमकियाँ यही दे रहा था। वापसी की बात कर रही हैं जी, कि आपने अगर किसी को बताया मैं यूँ कर दूंगा, मैं ऐसा चाहूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये वो। फिर मैं बहुत डरी हुई थी। जब मैं घर पर पहुंची फिर मैंने मामू को बताया। नहीं, उससे पहले की एक बात बताइएगा कि क्या आपके साथ जिनसी ज्यादती एक ही आदमी ने की है या इसके साथ कोई एएसआई या पुलिस वाला था? नहीं, और कोई नहीं था, बस यही था, अकेला था ये? जी। तो जब आप घर पहुंची तो उनका क्या रिएक्शन था? इनका जब घर पहुंची आपने घर वालों को बताया तो उनका क्या रिएक्शन? उन्होंने यही बोला कि हमको इंसाफ मिलना, आपने वहाँ पे क्यों नहीं बताया, ये वो। मैंने बोला मैं डरी हुई थी। फिर ड्राइवर भी हमारा साथ था, अब उसके सामने भी हम बात नहीं कर सकते थे, हमारी इज्जत का मसला था। फिर हम DIG के ऑफिस पहुँचे, फिर वहाँ पे जाके हेल्प मांगी। आपने क्या रिटर्न में लिख के दरखास्त दी थी? नहीं, मैं खुद पेश हुई थी। जब ऐसा जो उन्होंने बुलाया था वो नहीं मान रहा था। फिर नाम क्या उन्होंने बोला ठीक है इनके मेडिकल होंगे। जब मेडिकल पर बात आई फिर बोलता है कि मैंने गलती की है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। फिर बोलता है
अभी मैं गलती तो मेरे से हो गई है, अब मुझे माफ़ कर दो। मैंने बोला आप माफ़ी के लायक नहीं हो। तो जब उन्होंने को पता चला, उन्होंने भी बोला कि ये माफ़ी के लायक नहीं है। उन्होंने बोला इसे हम सस्पेंड कर देंगे और नाम के इसको नौकरी से निकाल देंगे, इसको अब दोबारा नौकरी पे नहीं रखेंगे। फिर जब आप शिकायत लेके गई थी तो उसके बाद क्या आप सिविल अस्पताल लेके गए थे, वहाँ आपका मेडिकल हुआ था? जी। उनका भी हुआ था और आपका भी हुआ था? मुझे उनका नहीं पता, उनका भी बोल रहे थे कि मेडिकल करवाएंगे, मेरा हुआ था, उनका पता नहीं है। पुलिस की मदद लेने के लिए थाने आने वाली साइला खातून से एसएचओ की मुबैना ज्यादती के मामले पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद जो एसएचओ थे बहरान थाने के, उनका और मुतासरा खातून का मेडिकल चेकअप भी करा लिया है। अब हुकाम कह रहे हैं कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये डीएनए के लिए भेजी जाएगी और डीएनए मैचिंग के बाद मामला हतमी मराहिल में दाखिल होगा। लेकिन उससे पहले हमने जो डीएसपी असलम जागीरानी जो इस तमाम मामले के इंक्वायरी ऑफिसर भी हैं, उनसे हमने बात की। वो क्या एतराफ़ात कर रहे हैं और क्या इंकशाफात कर रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि जो हुकाम से हमारी बात हुई है वो पुलिस हुकाम से, वो बता रहे हैं कि एफआईआर जो हमने दर्ज की है एसएचओ के खिलाफ और एक एएसआई के खिलाफ, इस सारे मामले में वो पूरी छान फटक कर की है। और निजी तौर पर भी जब पुलिस हुकाम ने उसको तलब किया अपने प्राइवेट इंटरव्यू के लिए उससे एसएचओ से, तो पुलिस हुकाम हमें ये तस्दीक कर रहे हैं कि उसने उनसे कहा कि उससे गलती हो गई है। तो चलते हैं सुनते हैं कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीएसपी असलम जागीरानी क्या बात कर रहे हैं। अभी मैं हॉस्पिटल आया हूँ, तो आप लोग भी यहाँ जो आए हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी हमने यहाँ से वसूल किया है और जो सील सैंपल थे ब्लड के डीएनए के लिए एसएचओ के, वो भी हमने लिए हैं, वो भी अब डीएनए के लिए जाएंगे। और उसके अलावा जो आलिया है वो उसका वुमेन लेडी डॉक्टर ने लिए हैं, तो वो वहाँ से जो अभी हम रिसीव करेंगे। और जो उसके कपड़े हैं, आलिया के कपड़े हैं, उसके कपड़े हमने चेंज करवाए हैं और वो कपड़े भी जो है सील किए हैं और उसका ब्लड सैंपल भी लिया है। और उसका जो जिस्मानी मुआयना है वो लेडी डॉक्टर ने किया है, तो उसका भी प्रोविजनल जो है अभी मेरे ख्याल में ये बना रहे हैं, तो वो उसका भी प्रोविजनल जो निकला जो भी होगा तो वो जाहिर सी बात है आएगी। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे तक, ये कल रात को 9 बजे तक मैंने ये इंक्वायरी मुकम्मल की और इंक्वायरी में ये चीज़ें सब साबित हो गई। लेकिन अभी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है, डीएनए आना बाकी है। लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से, बयानात के हिसाब से, तो उसके ऊपर ये जो है इल्जाम जो है साबित हो रहा है कि इसने ये रेप किया है। तो उसका अभी मेडिकल होगा, जो रिपोर्ट अभी आएगी। फिर बच्ची के बारे में हमें ये कल ये मालूम हुआ कि उसकी जो बच्ची है, जो रमजान शेखी नाम जो उसका साहब का शोहर है, उसके पास है वो उमरकोट में है। तो फिर एक पुलिस की हमें एक जो है टीम बनानी पड़ी एसएसपी साहब को बच्ची को बरामद करने के लिए। तो फौरन वो पुलिस, 2 हमारे एसएचओ और ये जो है आलिया इसके साथ और अजीज से बच्ची की बरामदी की वहाँ गए उमरकोट। तो रात को 1:30-2 बजे तक ये लोग उमरकोट में थे। ये 2 बजे जैसे वहां से वापस आई है, तो वापस आने के बाद जो है ये पर्चा कटा है। तो ये हमसे बार बार पूछा जा रहा था कि भाई एफआईआर नहीं हो रही और औरत जो है गायब हो गई। भाई जब औरत फरियादी आएगी तो पर्चा कटेगा, उसका बयान हमारे पास है, पड़ा हुआ है। अगर वो ना लाई ऐसी सूरत हाल में नहीं तो स्टेट फरियादी हो जाएगी। ये सीरियस किस्म की एलिगेशन है। तो बिल्कुल वो रात को 2 बजे आई, एसएसपी साहब ने डायरेक्शन दिए कि फौरन इसका पर्चा काटा जाए। जैसे वापस आई तो एसएचओ वुमेन ने पर्चा काटा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके लिए अलग से कमेटी बनेगी। अभी ये जो डीएनए सैंपल है ये हमने रिसीव किए हैं और प्रोविजनल जो है ये हमने रिसीव किए हैं। इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहीन, मैं एसएचओ वुमेन डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास पे तैनात हूँ। मेरे पास एक एफआईआर दाखिल हुई है क्राइम नंबर 29/2025। ये है अंडर सेक्शन 376। ये खिलाफ है एसआईपी मीर खादिम अली के और एक एएसआई है फैसल मेयर के। इसमें एक लेडी आलिया है जो हमारे पास आई थी कि मेरे साथ हरकत हुई है, जो हमने एफआईआर में मेंशन किया है।
ये उससे अगले दिन हमारे पास आई थी और हमने उसको एट ए टाइम पे उसका मेडिकल करवाया और उसके जितनी भी एविडेंस थी वो हमने कलेक्ट की और उसने कहा कि मैं सेकंड डे आके अपनी एफआईआर कराऊंगी। मैडम, अब तक की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का टाइम ज़्यादा होता है और इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी चल रही है और इसमें जब तक इसकी डीएनए रिपोर्ट नहीं हो जाती जब तक हम इसका फाइनल चालान सबमिट नहीं कर सकते, यानी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकते। फाइनल रिपोर्ट के लिए आपको डीएनए का रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा और इस सारे केस का दारोमदार अब डीएनए रिपोर्ट पर है, ऐसे ही कहना चाह रही हैं? और ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? देखिए, हमने जमा करवा दिए हैं आज ही, तो ये रिपोर्ट हो सकता है इसमें 10-15 दिन लग जाए, तो उसमें आ जाएगी। और बिल्कुल ये केस ऐसा है, इसमें डीएनए पे उसका दारोमदार है और जैसे आएगी हम इसकी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अब तक आपको डीएनए के सैंपल्स के अलावा और कुछ एविडेंसेस मिली हैं या नहीं मिली? फिजिकल तो और एविडेंस नहीं मिली है, हो सकता है अभी आके मिल जाए तो हम उसमें वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे। पुलिस की मदद हासिल करने के लिए थाने आने वाली खातून से एसएचओ की मुबैना ज्यादती केस में अब तक की डेवलपमेंट ये है कि जो इस केस में एक एएसआई को सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने अदालत से उसका रिमांड भी ले लिया है और वो इस वक्त पुलिस अदालती हुक्म पर पुलिस से रिमांड में है। दूसरी जानिब जो मरकजी मुलजिम था साबिक एसएचओ, उसकी मुअत्तली और मुकदमे के इंदराज के बाद से वो रुपोश था। अब इतला मिली है कि उसने सक्कर हाई कोर्ट बेंच से अपनी हिफाजती जमानत मंजूर करवा ली है। इस हिफाजती जमानत जो इसको मिली है वो 5 रोज के लिए 30,000 रुपए के मचलकों के एवज मिली है और उस ऑर्डर में अदालत की जानिब से कहा गया है कि 5 रोज के अंदर अंदर जो हिफाजती जमानत मिली है उसको इस अरसे के दौरान वो मुतालिका ट्रायल कोर्ट में पेश हो, वरना ये हिफाजती जमानत खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी। प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए थरपारकर से मैं हूं अब्दुल गनी बजीर। मैं इस वक्त मौजूद हूं तहसील नगर पारकर के पहाड़ी इलाके के करीब एक खेतलाई डैम पर। यह बारिशी पानी का बना हुआ डैम है जिसके अंदर बारिश का पानी जमा होता है। जवार के आबादी वाले यहाँ से साल भर जो है वो पीने का पानी हासिल करते हैं। इसी डैम से पीने के बजाय ज़राअत के लिए पानी उठाने पर एक ही बिरादरी के 2 ग्रुपों के अंदर तनाज़ा हुआ जो कि तसादम की शक्ल इख्तियार कर गया और नतीजे में 2 अफराद कत्ल हो गए। ये वाक़या कैसे पेश आया और ज़राई ज़मीन के लिए पानी उठाने से तनाज़ा कब था और इसके बाद मज़ीद क्या कार्रवाई हुई है और इस वाक़े का असबाब और तफसील जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करीबी गाँव के मकीन और एक मकतूल हैं उनके लवाहिकीन बल्कि उनके बेटे। उनसे हम जानेंगे कि इस जो डैम है इस पर यह तनाज़ा तसादम में कैसे तब्दील हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मजनू। मजनू, आप बताएंगे कि ये यहाँ पे कैसे वाक़या पेश हुआ, किस तरह से देखते ही देखते 2 लोग कत्ल हो गए? ये साहब ये से 2 कत्ल थे। हमारा इधर है ना डैम, इसमें ऐसी पानी पीते हो उसमें कत्ल थे। अच्छा, ये आप यहाँ से पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं? कितने दिन चलता है? ये साल खंड चलता है। फिर उस दिन क्या हुआ था? उस फिर ये आए मुबारक, ये इधर लेन लगाते, हमने इसने चाहे हमने हमारे पास लेन न लगा इधर, हमने बोला तो वो बंदूक उठा के आया, पिस्तौल उठा के लेके आया उसके बेटे, उससे उस पास झगड़ा हो गया। हमारा मना सारे गोट का सरबरा था, ठीक है, हमारा बड़ा था। क्या नाम था? मुबारक खड़क नाम था सर। वो उसका 3-4 बेटे थे। वो गाड़ी उसमें हाथ में एक बंदूक थी, एक बेटे के हाथ में पिस्टल था, 2 पिस्टल उस गाड़ी के अंदर खड़े थे। वो बंदे बस्ते आया था, मैंने झगड़े के लिए आया था। हमारा तो घर भी डैम के साथ ही साथ है। तो आप उसको रोकने आए थे? हमने उसको मना कि भाई ये फैसला हुआ है, तुमने ये पानी नहीं उठाओ, हमारा मेहरबानी करो, हाथ जोड़ के किया था। उसने बस मना उन्होंने गोली मार दी। अच्छा, उस गोली से क्या नुकसान हुआ? एक शख्स कत्ल हो गया या ज्यादा भी कोई नुकसान हुआ? वो नुकसान हुआ है, मेरा बाप को शहीद हो गया, उसको अल्लाह साईं जन्नत नसीब करे, वो शहीद हो गया। एक मेरा भाई है, 2 मेरा चाचा है, उसको पिस्टल का गोलियां लगी हैं, वो हैदराबाद में दाखिल है। इसी के साथ ही हम चलेंगे दूसरे फरीक के पास और उनसे उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे।
इस वक्त मौजूद हूँ पहले फरीक मुबारक खाड़क की जो ताज़ियत के लिए इनके बेटे और जो भी रिश्तेदार लवाकिन बैठे हुए हैं उनसे मालूम करेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया और ये कब से तनाज़ा चल रहा था। बाबो खॾे ते पंहिंजो खॾो ज़ाती ठहिरायो उन खॾे ते वियो उते खॾे जी सरज़मीन ते बीठो हो बाबे खे का ख़बर कोन हुई त मूंसां ईंदा या कोन ईंदा। मुंहिंजा 3 भाउ हुआ मुझे पीओ वही ज़ाती बीठा हुआ उन्होंने अचानक पंहिंजो हमलो करे वेझा थी चुका। तंहिंखां पोइ खौफ़नाक जूं धमकियूं ॾेई उन मुंहिंजे बाबे खे माने धमकियूं ॾेई वो चढ़ाई कई। पोइ हुन हमलो करे धकणी विधा। पोइ मुंहिंजे पीउ अञा खौफ़नाक जे करे डप जे करे उनखे गोली हणी छॾी। सम्झे? अच्छा, गोली सां कहिड़ो नुक़सानु थियो? गोली सां उहो शहीद थी वियो ऐं बाबो पंहिंजो उन कुआड़ियुनि सां उन्हनि शहीद करे छॾियो। जेको छोकिरा हुआ रांझे खाड़क शहीद करे छॾियो आमो साम्हूं थी। हिन खां अॻु में कोई अहिड़ो तनाज़ो थियो तव्हांजे? साईं कोन थियो, कोई कोन। अच्छा, ज़मीन जे हिकिड़े मामले तां 2 जानियूं हलियो वियो जी हा। त इन ते तव्हांखे का परेशानी का पछतावा आहे त तव्हांजी बिरादरी जे अंदरि हिकिड़ो मामलो थी वियो? इज़हार थी वियो आहे असांखां माने जबल खां वधीक असांखे दुख थियो आहे। हर शइ थी आहे असांखे मामलो थियो आहे अफ़सोस थियो आहे। असां यहाँ पे अफ़सोस में आहियूं। अच्छा, तव्हांखे ॿिन्ही पासनि जो अफ़सोस आहे? जी हा, साईं ॿिन्ही पासे जो अफ़सोस आहे। ॿई माने असांजो अज़ीज़ आहियूं, हिक ई ॾाॾे जा आहियूं। असांजो मामलो थी वियो। इस वक्त मौजूद हूँ नगर पार्कर पुलिस स्टेशन पर और मेरे साथ मौजूद हैं SHO पीताम्बर कुमार जो कि इस केस के तफ्तीशी अफसर भी हैं। इनसे जानेंगे मजीद। अस्सलाम वालेकुम। 14/10/2025 को हमें ये इतला मिली कि 2 आपस में जो माबीन झगड़ा हो गया है, तो हमने बर वक्त जो हम वहाँ पर पहुँचे तो देखा तो दोनों जो थे बेहोशी की हालत में। एक बंदा तो शायद वहीं डेथ हो गया था लेकिन एक में शायद थोड़ी बहुत सांसें चलनी थी, तो हमने बर वक्त उनको दोनों को हॉस्पिटल पहुँचाया और जो उसमें 6 बंदे उनके जो जख्मी भी थे। दोनों ग्रुपों के 3-3 बंदे जख्मी थे, उनको भी हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। तो इसमें आलाए कत्ल कौन से इस्तेमाल हुए और आगाज़ किसने किया इस तसादुम का? इसमें जो है कुल्हाड़ियाँ और जो है अपना बंदूक के जो है उसमें फायर लगे हैं, उससे दोनों बंदे कत्ल हुए। एक को कुल्हाड़ी लगी है, दूसरों को फायर लगे हैं, उससे दोनों के कत्ल हो गया। ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा आगे चल करके किसकी जो है उसमें पहल थी और किसने बाद में जाकर की। एफआईआर में क्या फ़र्क है, मकसद उसमें क्या क्या दफ़ात लगाई गई है? दोनों में यही दफ़ात तो सेम लगी हैं। एक तो 302, 324 और 337 F1A1 जो हमारे जो होती हैं उसमें हम लगाई है, और 34 जो है मुश्तरका जो उसमें होती है कि जो इंटेंशन होता है वो भी हमने सेक्शन लगाई हुई है। तो आगे चलकर जो हमें मज़ीद जो इंकशाफात होंगे और जो हमें एक आला कार जो है जिससे रांझो खड़क जो उसकी डेथ हुई थी वो भी हमने बरामद कर लिया है। इसमें उसमें क्या बरामद हुआ है? उसमें जो है बंदूक एक बरामद हुई है जो हम आगे फॉरेंसिक के लिए भेजेंगे। अच्छा, वो बंदूक लाइसेंस याफ्ता थी या ऐसे ही? वो अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि लाइसेंस याफ्ता थी कि नहीं थी, लेकिन अभी तो 2-3 दिन हुए हैं, अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पाकर जो कि एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर ऐसे 60 के करीब जो है वो रिजर्वायर पानी के पॉन्ड्स कहा जाए या डैम्स कहा जाए, स्मॉल डैम्स बने हुए हैं। लेकिन इसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि जहाँ पुलिस को कवानीन पर और अमन अमान की सूरत को बरकरार रखने के लिए इकदाम उठाने की ज़रूरत है। इसी तरह से महकमा इरीगेशन को भी चाहिए कि वो इन रिजर्वायर्स के मुतल्लिक पॉलिसी वज़ा करे कि कौन कौन से डैम्स हैं जहाँ से ज़राई ज़मीन के लिए पानी उठाया जा सकता है और कौन कौन से डैम्स हैं जहाँ से पानी उठाना ममनू है। अगर ज़राअत के लिए पानी उठाना है तो उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसकी पॉलिसी क्या है, ताकि इस तरह के वाक़यात रोनमा होने से पहले इक़दाम किए जाएं और इस तरह के वाक़यात से कबल वक्त बचाव को मुमकिन बनाया जा सके।